आप सभी, मैं हूं गिरीश गर्ग। वेलकम टू गुरुकुल चैनल। सो लास्ट कुछ वीडियोस से हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझा। आज की वीडियो से हमारे कुछ मेन और इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। आज की वीडियो से हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट होगी, लेकिन प्रोग्रामिंग जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पता होना चाहिए। आज की वीडियो में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझने के लिए हम सबसे पहले एक रियल एग्जांपल देखेंगे। लेट्स से कि हमें कोई डिश कुक करनी है। कोई भी डिश को कुक करने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। उन इंग्रेडिएंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप कुक करेंगे। उसके बाद हम उस डिश को थोड़े टाइम के लिए कुक करेंगे और रिजल्ट के अंदर हमारे पास एक टेस्टी डिश रेडी होगी। सिमिलर वे में कंप्यूटर सिस्टम में हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या कोई वेबसाइट्स यूज करते हैं, तो हमें उन्हें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, जिनके थ्रू सॉफ्टवेयर्स एंड वेबसाइट्स को ये पता लगेगा कि उन्हें क्या एक्शन परफॉर्म करना है। लेट्स से कंप्यूटर सिस्टम में हम कुछ बटन क्लिक करते हैं, तो उस बटन क्लिक पे उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर को पता लगेगा कि उसे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, क्या उसे यूजर को डिस्प्ले करना है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर सिस्टम को मिलेंगे कैसे? हम कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वो करते हैं प्रोग्राम्स की फॉर्म में। प्रोग्राम्स होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हमारे सॉफ्टवेयर्स डेवलप्ड होते हैं और कंप्यूटर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर्स को पता लगता है कि उन्हें क्या एग्जीक्यूट करना है। हमें पता है कंप्यूटर सिस्टम मशीन लैंग्वेजेस को समझता है। कंप्यूटर सिस्टम में कुछ डिफाइंड लैंग्वेजेस हैं जिनके थ्रू हम इन प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, इसीलिए हमें इन बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बेसिकली तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया है। पहली है मशीन लैंग्वेज, सेकंड है असेंबली लैंग्वेज एंड थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को हम सबसे पहले समझेंगे। मशीन लैंग्वेज को हम हार्डवेयर के सबसे क्लोज बोलते हैं, क्योंकि मशीन लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम्स लिखते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में लिखते हैं। मींस कंप्यूटर सिस्टम को अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शंस देना है तो हमें उसे 0 और 1 की फॉर्म में एक लॉन्ग स्ट्रिंग्स इनपुट देनी होगी, जिन्हें वो समझेगा, एग्जीक्यूट करेगा, हमें आउटपुट डिस्प्ले करेगा। बेसिकली हमें कोई इमेज भी अगर डिस्प्ले करनी है तो हमें एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को 0 और 1 की फॉर्म की स्ट्रिंग को कंप्यूटर सिस्टम को देना होगा, जिसे वो एग्जीक्यूट करेगा, हमारी इमेज को डिस्प्ले करेगा। पहले के टाइम में डेवलपर्स के पास ऑप्शन नहीं था। वोल्टेज ही एक ऑप्शन था हमारे इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम को देने के लिए। 0 और 1 की फॉर्म में मींस हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज के थ्रू हम कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। बेसिकली इसी की वजह से कंप्यूटर सिस्टम 0 और 1 की लैंग्वेजेस को समझते हैं, मींस मशीन लैंग्वेज को समझते हैं। पहले के टाइम में डेवलपर्स को एक मैनुअल्स को कैरी करना पड़ता था, जिसके थ्रू वो अपने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवा सकते थे। मींस अगर उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना है तो उन्हें उन मैनुअल्स में देखना होता था कि क्या स्ट्रिंग्स 0 और 1 की फॉर्म की वो कंप्यूटर सिस्टम को देंगे, जिसके थ्रू उनका इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होगा और कंप्यूटर सिस्टम रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। इसके साथ साथ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो मशीन लैंग्वेज थी वो सिस्टम डिपेंडेंट है। मींस हमने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं 0 और 1 की फॉर्म में एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। अगर हमें सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवानी है किसी दूसरे सिस्टम में, हमें उस सिस्टम के लिए वापस से एक मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना होगा। ये एक बहुत बड़ा टास्क था। इसके लिए डेवलपमेंट हुई। एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई जो थी सेकंड टाइप की लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेजेस। असेंबली लैंग्वेज को हम समझेंगे। असेंबली लैंग्वेजेस काम करती हैं निमोनिक्स के ऊपर। बेसिकली हमने हमारी लॉन्ग 0 और 1 की स्ट्रिंग्स को रिप्लेस कर दिया निमोनिक से, एक टोकन से रिप्लेस कर दिया। लेट्स से कि अगर हमें एक ऐड ऑपरेशन कराना है, तो हम पहले 0 और 1 की एक लॉन्ग स्ट्रिंग लिख रहे थे, लेकिन डेवलपर्स ने उसको रिप्लेस कर दिया लाइक एक निमोनिक से ऐड। हमने कर दिया ऐड C1 एंड C2। C1 C2 यहाँ पर रजिस्टर्स थे। ये क्या करता था, इंस्ट्रक्शन ऐड कर देता था C1 C2 में जो भी डेटा पड़ा है रजिस्टर्स के अंदर, उनको ऐड करेगा और उनको एक रजिस्टर में स्टोर कर देगा। इसके फॉर्म में जो हमारा प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट था वो इजी हो गया। डेवलपर्स ने क्या किया, एक निमोनिक लिया ऐड। हमारी 0 और 1 की जो स्ट्रिंग थी उसको एक लोकेशन पे स्टोर कर दिया और उस लोकेशन के रेफरेंस को नेम दे दिया ऐड। जैसे ही ऐड एग्जीक्यूट होता है, हमारा ऐड ऑपरेशन उस एड्रेस पे जाएगा, उसमें जो 0 और 1 की जो स्ट्रिंग है उसको एग्जीक्यूट कर देगा और हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके कंप्यूटर सिस्टम रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। हमें पता है कंप्यूटर सिस्टम लेकिन 0 और 1 की लैंग्वेजेस को ही समझता है। इन
असेंबली लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेजेस में मींस 0 और 1 की लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया एक और प्रोग्राम जो था असेंबलर। सो थ्रू असेंबलर कंप्यूटर सिस्टम असेंबली कोड्स को मशीन लैंग्वेजेस में इजीली कन्वर्ट कर लेता है। सो डिफरेंट जैसे से डेवलपमेंट हुई डिफरेंट असेंबली लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस हुई। सो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई असेंबली लैंग्वेज वो थी कोबोल। सो अभी भी इंडस्ट्री के अंदर काफी ऐसे प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स हैं जो काफी पॉपुलर हैं जो असेंबली लैंग्वेजेस में ही लिखे गए हैं। सो असेंबली लैंग्वेजेस के साथ बाद भी डेवलपमेंट हुई, जैसे जैसे डेवलपर्स बढ़े तो हमारे और डेवलपमेंट्स के थ्रू एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई जो थी हाई लेवल लैंग्वेज। सो हाई लेवल लैंग्वेज काफी सिमिलर थी हमारी इंग्लिश लैंग्वेजेस के थ्रू। सो डेवलपमेंट इसमें काफी इजीली हो गया। लाइक जो हमारी जावा, C++ जो अभी हम लैंग्वेजेस यूज करते हैं ये सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। सो सिमिलर वे में हमें इसके अंदर कुछ सोचना भी नहीं था, क्योंकि इसके अंदर जो लैंग्वेजेस हैं सिस्टम इंडिपेंडेंट थे। मींस कि हमें हमारा प्रोग्राम को राइट करना है, हम इजीली उस प्रोग्राम को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में एग्जीक्यूट करवा सकते थे एंड सेम इंस्ट्रक्शंस उस प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगी। सो थर्ड एडवांटेज ये था कि हमारा CPU आर्किटेक्चर की नॉलेज होना हमें जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें हमारा सिस्टम में बस हमें हमारा प्रोग्राम राइट करना है और एग्जीक्यूट करवाना है। लेकिन जैसे मैंने बोला हाई लेवल लैंग्वेजेस सिमिलर थी इंग्लिश लैंग्वेजेस के, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम अभी भी 0 और 1 की लैंग्वेज को ही समझता है। सो हमने कुछ प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया जिन्हें हम बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। सो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हमारे असेंबली या फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। बेसिकली हम 3 टाइप्स के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है असेंबलर, सेकंड है कंपाइलर एंड थर्ड है इंटरप्रेटर। सो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं असेंबलर। सो असेंबलर मशीन लैंग्वेजेस को एज ए इनपुट लेता है और हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में। सिमिलर वे में कंपाइलर और इंटरप्रेटर 2 प्रोग्राम्स हैं जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को एज ए इनपुट लेंगे और कन्वर्ट कर देंगे हमारे मशीन लैंग्वेज में। सो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर को। इन दोनों को हम एक डिफरेंशिएशन पॉइंट से डिस्कस करेंगे और समझेंगे क्या होते हैं। सो कंपाइलर और इंटरप्रेटर को हम समझेंगे कुछ डिफरेंशिएशन पॉइंट से। सो दोनों ही केस में हम इनपुट देते हैं हमारा सोर्स प्रोग्राम और हमें आउटपुट चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट कोड मींस हमारा मशीन कोड। सो कंपाइलर के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है मींस कि हमारा जो सोर्स कोड है, हम कंप्लीट सोर्स कोड हमारा इनपुट देंगे कंपाइलर को और कंपाइलर हमारे कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूशन से पहले ही हमें मशीन कोड में कन्वर्ट, हमारे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या है कि इंटरप्रेटर में हमारा जो सोर्स कोड है वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर लेगा और लाइन बाय लाइन उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा और एट द सेम टाइम उसको एग्जीक्यूट करेगा। मींस व्हाइल इन द एग्जीक्यूशन ही वो उसको कन्वर्ट करेगा सोर्स कोड से मशीन कोड में। सेकंड जो पॉइंट है कंपाइलर के अंदर वो है ऑब्जेक्ट कोड और एग्जीक्यूटेबल फाइल के बारे में। मींस कि कंपाइलर एक एग्जीक्यूशंस को फॉलो करता है, मींस लाइक ऑब्जेक्ट कोड से एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में बना, सोर्स कोड से पहले सोर्स कोड को एक ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, फिर ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है एंड दैट एग्जीक्यूटेबल फाइल के बाद लिंकिंग एंड लोडिंग करता है। सो इन टर्म्स से हमको घबराना नहीं है। बेसिकली कंपाइलर एक एग्जीक्यूशन प्रोग्राम को फॉलो करता है, मींस अपने सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है पहले ऑब्जेक्ट कोड में, ऑब्जेक्ट कोड को कन्वर्ट करता है एक एग्जीक्यूटेबल कोड में एंड उस एग्जीक्यूटेबल कोड में जितने भी हमने एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस ले रखे हैं वो उनको लिंक करता है और फिर उस मेमोरी में लोड करता है, जिन्हें हम बोलते हैं लिंकिंग एंड लोडिंग। लेकिन इंटरप्रेटर के केस में हम लिंकिंग एंड लोडिंग एंड ऑब्जेक्ट कोड नहीं होता, क्योंकि हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो हमारा प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर हमारे लाइन बाय लाइन को कन्वर्ट करता है हमारे सोर्स मशीन कोड में और एट द सेम टाइम उसको एग्जीक्यूट करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा कंपाइलर के अंदर है कि कंपाइलर हमारे कम टाइम लेता है हमारे कोड को कन्वर्ट करने के लिए या कंपाइल करने के लिए, क्योंकि हम कंप्लीट प्रोग्राम एक साथ हमारे कंपाइलर को एज ए इनपुट दे रहे हैं और कंप्लीट प्रोग्राम हमारा एक साथ कन्वर्ट होकर या कंपाइल होकर हमें आउटपुट में मिल रहा है। लेकिन इंटरप्रेटर में केस नहीं है। इंटरप्रेटर में हम लाइन बाय लाइन हमारे कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो इंटरप्रेटर थोड़ा कंपेयर टू कंपाइलर हमेशा ज्यादा टाइम लेता है कंपाइल करने में या कोड को इंटरप्रेट करने में। कंपाइलर के अंदर फोर्थ पॉइंट है एरर्स का।
बेसिकली हम कंप्लीट प्रोग्राम हम अपने कंपाइलर को दे रहे हैं। सो कंपाइलेशन के बाद, कंप्लीट प्रोग्राम के बाद कंपाइलर हमें आउटपुट देता है हमारे लिस्ट ऑफ एरर्स। बेसिकली अगर प्रोग्राम के अंदर कुछ एरर्स हैं तो कंपाइलर लास्ट में हमें पूरा कंपाइलेशन के बाद हमें कुछ लिस्ट ऑफ एरर्स डिस्प्ले करेगा, जिन्हें हम सोल्व करके वापस से हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करके रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर के केस में कुछ डिफरेंट है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन हमारे कोड को इंटरप्रेट करता है, जिसकी वजह से जिस भी लाइन में हमारा एरर थ्रो करता है, हमारा इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन को वहीं स्टॉप कर देता है, जिससे हम अपने एरर को सोल्व कर सकते हैं और वापस अपने पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए थ्रू इंटरप्रेटर को एज ए इनपुट दे सकते हैं। सो इसके कंपाइलर की हेल्प से क्या होता है, कंपाइलर में क्या होता है, डीबगिंग थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हम कंप्लीट प्रोग्राम दे रहे हैं और कंप्लीट हमें लिस्ट ऑफ एरर एक साथ मिल रहे हैं। हमें ढूंढना होगा कि हमारा एरर्स कहां किस लाइन ऑफ कोड में थ्रो हुआ है। लेकिन इंटरप्रेटर के अंदर हमारा एग्जीक्यूशन वहीं पे ब्रेक हो गया जहां हमारा एरर है। सो बेसिकली हमें एरर सोल्विंग जो है, डीबगिंग जो है हमारी इजी होगी। सो कंपाइलर के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेमोरी। सो कंपाइलर मेमोरी थोड़ी ज्यादा लेता है, क्योंकि हम सोर्स प्रोग्राम कंपाइलर को दे रहे हैं। अब कंपाइलर उस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर ऑब्जेक्ट कोड में भी कन्वर्ट कर रहा है, फिर उसके बाद एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में भी कन्वर्ट कर रहा है, देन लिंकिंग एंड लोडिंग कर रहा है। तो इसकी वजह से कंपाइलर जो है वो मेमोरी ज्यादा लेता है। वेयर एज इन इंटरप्रेटर में हमारी लिंकिंग एंड लोडिंग भी नहीं होती, हमारा ऑब्जेक्ट कोड भी क्रिएट नहीं होता। सो इसकी वजह से इंटरप्रेटर जो है वो स्पेस कम लेता है। लेकिन कंपाइलर के अंदर एक एडवांटेज है कि कंपाइलर को हमें मेमोरी के अंदर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, हमारे सोर्स कोड को लेता है और हमें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल दे देता है, जिस एग्जीक्यूटेबल फाइल को हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में रन कर सकते हैं मेमोरी में लोड करके। लेकिन इंटरप्रेटर के अंदर हमारा सब काम एग्जीक्यूशन में ही होता है, तो हमें इंटरप्रेटर को मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर रखना पड़ता है, जिसके थ्रू हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, हमारा एक सोर्स कोड एग्जीक्यूट होता है। सो इस पूरे प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूशन को भी समझना होगा। इस पूरे एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को समझेंगे हम एक डायग्राम के थ्रू। सो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को हम डायग्राम के थ्रू समझें तो हम देखेंगे कि जो सबसे पहले है हमारा सोर्स कोड। हम सोर्स कोड को एज ए इनपुट देते हैं हमारे प्री प्रोसेसर प्रोग्राम को। सो प्री प्रोसेसर क्या करता है, हमारे सोर्स कोड में हम कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज को यूज करते हैं, जो हम एज ए इंपोर्ट या हैश इंक्लूड हम हमारे प्रोग्राम्स में राइट करते हैं। लेकिन कंपाइलर को नहीं पता कि उन इंपोर्ट्स का या उन हैश इंक्लूड्स का क्या काम है उन फाइल्स का। सो प्री प्रोसेसर क्या करता है, जो उन इंपोर्ट्स या उन लाइब्रेरीज के जो मेन सोर्स कोड है वो हमारे प्रोग्राम में इंसर्ट कर देता है, जिससे कंपाइलर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। सो जैसे जैसे हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है, कुछ फाइल एक्सटेंशंस क्रिएट होती हैं हमारे। सो सोर्स कोड जैसे ही प्री प्रोसेसर के पास जाता है, तो प्री प्रोसेसर एक फाइल आउटपुट करता है जो होती है .i एक्सटेंशन की। सो ये आउटपुट जो प्री प्रोसेसर का है, नेक्स्ट स्टेप पे हमारे कंपाइलेशन के लिए जाता है कंपाइलर के पास। सो अगर कंपाइलर सक्सेसफुली कंपाइल कर देता है हमारे प्रोग्राम को, सो हमारा आउटपुट जाता है असेंबलर के पास। अदरवाइज हमारे कंपाइलेशन में अगर कुछ एरर थ्रो होता है तो हम प्रोसेस को रिपीट करते हैं, हम अपने एरर्स को सोल्व करते हैं, देन अगेन प्री प्रोसेसर एंड कंपाइलर को हम देते हैं कंपाइलेशन के लिए। लेट्स से कि अगर हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है थ्रू कंपाइलर, तो हमारा कंपाइल कोड जाता है असेंबलर के पास, जो क्रिएट करता है असेंबली कोड, और हमारा फाइल एक्सटेंशन हो जाता है .asm। सो असेंबलर क्या करता है, हमारे कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है, जिसके बाद प्रोसेस होता है लिंकिंग का एंड लोडिंग का, जो हमने डिस्कस किया था। सो लिंकिंग में क्या होता है, जितने भी रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स या एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हमने यूज किए हैं वो सब लिंक होते हैं। लेट्स से कि हमने सेम फाइल के अंदर भी अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स को लिंक किया है, तो लिंकिंग स्टेप के अंदर हमारे सारे रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स लिंक होते हैं, जो हमारा क्रिएट करता है .ऑब्जेक्ट फाइल। सो ऑब्जेक्ट फाइल के बाद हमारी क्रिएट होती है मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो लास्ट फाइल, जो हमारे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में रन कर सकते हैं, जिसे हम देखते भी हैं कंप्यूटर सिस्टम में .exe फाइल। सो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जब भी हम रन करते हैं, ये हमारी मेन मेमोरी में जाती है, मींस लोड होती है, और हमारा सॉफ्टवेयर रन करता है, हमारा प्रोग्राम रन करता है। सो इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमारा चेक होता है कि हमारे कोड के अंदर कोई रन टाइम या कोई लॉजिकल एरर तो नहीं है, क्योंकि जो कंपाइलेशन ने चेक किया था वो था सिंथेटिकल एरर्स। सो अब चेक हो रहा है कंपाइलेशन में रन टाइम या लॉजिकल एरर्स। सो अगर हमारे कोई लॉजिकल एरर्स नहीं है,
तो हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है। अदरवाइज हम अपने लॉजिकल या रन टाइम एरर्स को सोल्व करते हैं। सो आई होप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंपाइलेशन के बारे में सभी को अच्छे से समझ आया। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। Please like the video and share the channel as much as possible, and do not forget to subscribe the channel. Thank you.